हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए परसेंटेज का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो कैसे करेंगे हम? देखिए, हमें दिया है 20% और 25%। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए हम कैसे करेंगे फ्रैक्शन का तरीके। 20% कितना हो जाएगा हमारा 1/5 और 25% कितना हो जाएगा 1/4। तो उसने क्या कहा हमें? लंबाई, ये हो गई हमारी चौड़ाई। तो उसने क्या कहा कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो आयत की लंबाई, ये देखिए, यह आयत की लंबाई अगर 5 है तो उसने 20% की वृद्धि कर दी तो 5 का 20% कितना हो गया? 1 हो गया। तो 5 और 1 6। तो आयत की लंबाई अगर पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई? 6। इसी तरीके से चौड़ाई में कह रहा है। चौड़ाई में क्या कह रहा है कि 25% की कमी कर दी। तो अगर पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई? 4 का 25% कितना होगा? 1। तो अब कितनी हो गई? 3 हो गई, यानी कि 1 की कमी हो गई। तो पहले क्षेत्रफल कितना होता? लंबाई गुना चौड़ाई। तो पहले क्षेत्रफल कितना आया? 20। लेकिन अब क्या आया? 6 × 3 यानी कि 18। तो पहले अगर हमारा क्षेत्रफल 20 था तो अब 18 हो गया। तो कितना कम हो गया? 2 यूनिट। और 2 यूनिट किस पे कम हुआ? पहले क्षेत्रफल पे। भाई कमी या वृद्धि कितने पे होगी? पहले वाले पे तो होगी जो हमारा क्षेत्रफल पूर्व में था। तो पूर्व में कितना था? 20 था, 2 यूनिट कम हो गया। तो क्या हो गया? 2/20। और 2/20 कितना हो गया? 1/10। और 1/10 तो हम जानते हैं क्या होता है? 10%। तो क्या हो जाएगी? 10% की कमी। ठीक है दोस्तों, फिर समझिए क्या कहा उसने कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देता है और आयत की चौड़ाई में 25% की कमी कर देता है। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की कमी या वृद्धि होगी? तो क्या हो गया? 20% हो गया 1/5। पहले अगर लंबाई 5 थी तो कितनी हो गई? 6 हो गई। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? पहले अगर 4 थी तो अब कितनी हो गई? 1 कम हो गई। तो कितनी हो गई? 3। तो पहला क्षेत्रफल कितना हो गया? 5 × 4 यानी कि 20। और अब कितना हो गया? 6 × 3 यानी कि 18। तो टोटल कितना हो गया? 2 यूनिट की कमी हो गई। किस पे? 20 पे। तो 2/20 यानी कि 1/10। और 1/10 को हम क्या जानते हैं? 10%। तो 10% की क्या होगी? इसमें कमी होगी। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जिसके ये समझ में ना आया हो वो जाके पहली परसेंटेज का जो पार्ट 1 है उसकी वीडियो देख ले। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आई बटन पे जाके क्लिक करेंगे तो उसका लिंक आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं डाल दूंगा। तो जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 1 में मैंने समझाया है सब कुछ कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, दूसरा सवाल देखते हैं ऐसा ही। इस बार उसने क्या कहा कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो देखिए क्या वर्ग क्या होता है हमारा? वर्ग भी ऐसे ही होता है जैसे आयत। तो उसमें क्या होता है? वर्ग में क्या होता है कि दोनों भुजाएं जो है समान, यानी कि ये अगर a है तो ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। और लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है? इक्वल है। लंबाई भी a है, ये भी a है, चौड़ाई भी। तो a × a यानी कि a²। ये हो गया हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्या पूछा उसने हमसे कि वर्ग की भुजा में 20% की, यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो देखिए क्या कह रहा है? कितना हो गया? 20%। 20% कितना हो गया? 1/5। यानी कि ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। और लंबाई चौड़ाई क्या रहती है? दोनों इक्वल रहती है।
तो इसमें अगर 20% की वृद्धि करी यानी कि 5 की कितनी हो गई 6, तो ये भी क्या होगी 5 की 6 होगी। तो पहले अगर कितना था 25 था, ठीक है, पहले अगर 25 था उसका क्षेत्रफल, तो अब कितना हो जाएगा 36। तो कितने यूनिट की वृद्धि हुई भाई 11 यूनिट। और 11 यूनिट की वृद्धि किस पे हुई 25 पे, तो यानी कि 11/25, ठीक है। तो 1/25 मैंने क्या बताया था आपको, 1/25 क्या होता है, 1/25 होता है हमारा 4%, ठीक है। और ये क्या है 11/25, तो कितना है 11 गुना है, तो कितना हो जाएगा 44%। कैसे इंटू 100, 25 चौका 100, 11 चौक 44, 44%। यानी कि अगर आपको फ्रैक्शन याद थी तो सीधा सीधा क्या करते हैं कि 1/25 हमारा क्या होता है, 1/25 हमारा होता है 4%। तो 11/25 कितना हो जाएगा 11 चौक 44%, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए क्या कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो 20% किसके इक्वल हो जाएगा 1/5 के, तो इसकी लंबाई भी क्या हो जाएगी 5 थी पहले, तो 5 और 1 6 हो जाएगी। और चौड़ाई भी क्या हो जाएगी 5 थी, तो 5 और 1 6 हो जाएगी। पहले क्षेत्रफल कितना हो गया 5 × 25, और अब कितना हो गया 6 × 6 यानी कि 36। तो कितने यूनिट 11 यूनिट की वृद्धि हुई किस पे 25 पे, तो 11/25 × 100 इक्वल टू कितना आ गया 44%। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला सवाल देखते हैं ऐसे ही कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है πr², ठीक है। तो r कितनी बार आया 2 बार, तो जब कमी हुई जब r की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो पाई क्या है, पाई हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। r की वैल्यू कुछ भी हो, पाई हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। पाई की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा 22/7 या 3.14, ठीक है। तो हम क्या करेंगे r × r, यानी कि r की 2 बार मल्टीप्लाई होगी। पहली बार क्या हुआ कि 25% की कमी हुई, तो 25% की कमी वो करेगा, 25% की कमी करेगा, तो दोनों बार होगी ना। पहले बार में क्या हुआ ये 4 थी तो कितनी रह गई 3 रह गई, और ये भी क्या हो जाएगा 25% की कमी हुई तो 4 थी तो 3 रह गई। तो पहले अगर क्या था 16 था, ठीक है, पहले अगर क्षेत्रफल क्या था 16 था, तो अब क्या हो जाएगा 3 × 3 यानी कि 9। तो कितने यूनिट की वृद्धि हुई 7 यूनिट की कमी हुई। क्षेत्रफल में क्या हुआ कि 7 यूनिट की कमी हुई। अब 7 यूनिट की कमी किसके हुई 16 पे, तो क्या आ गया 7/16। तो 7/16 को हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, मैंने बताया था आपको फ्रैक्शन में 1/16, 1/16 को हम क्या लिखते हैं 1/16 को हम लिखते हैं 6:1/4%। तो 7/16 क्या होगा, इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब इसमें 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा अलग, देखिए 7×42 ये अलग हो गया, और ये हो गया 7/4। 7/4, 4 से जब 7 को भाग देंगे तो क्या हो गया 1 सही 3/4, तो टोटल कितना हो जाएगा 42 और 1 45, यानी कि 43:13/4%। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। देखिए इसे हम कैसे बदलते हैं, ध्यान दीजिए इधर देखिए, ये हो गया 6:1/4%। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 6 + 1/4। किसी भी फ्रैक्शन को कोई भी भिन्न है उसे हम क्या कर सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, नहीं कि 6 से 1/4 में लिख सकते हैं 6 + 1/4। देखिए अब ये 6 + 1/4 हो गया, और इसमें हमें 7 से मल्टीप्लाई करनी है, तो कीजिए 7 × 42 + 7/4, तो ये 42 हो गया, ये 7/4 हो गया, इसे लिख सकते हैं 1 सही 3/4। तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 सही 3/4,
4%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतने परसेंट की कमी हो जाएगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर किसी क्षेत्रफल में, किसी आयतन में या कहीं भी हमें कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन में कांस्टेंट वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता। कांस्टेंट वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, हम कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ देंगे। हमें केवल वो देखना है जो चीजें बदली हैं, जो चीज नहीं बदल रही उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, 25% था, 1/4 लिख लिया। तो पहले अगर 4 थी त्रिज्या, तो अब कितनी हो गई, 3 हो गई। और पहले अगर 4 थी तो यहाँ भी 3 हो गई। तो 4 चौक 16, 16 यूनिट हो गया पहला क्षेत्रफल जो पहले था। अब कितना हो गया, 3 × 3 यानी कि 9। तो कितना हो गया, 7 यूनिट की कमी हुई। किस पे हुई, 16 पे। तो 7/16। तो 7/16 को हम लिख कैसे सकते हैं, ऐसे या ऐसे भी कर सकते हैं, 16 से × 100, 4 चौक 16, 25 चौका 100, ये हो गया आपका 175/4, यानी कि 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3, ये आ गया। तो आप कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या वो कह रहा है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 25% की कमी कर दी जाए, तो बेलन के आयतन में कितने % की कमी या वृद्धि होगी। तो बेलन का यानी कि सिलेंडर का आयतन क्या होता है, πr²h। ठीक है, अब पाई क्या है, कांस्टेंट है। तो अभी मैंने बताया था आपको पिछले सवाल में कि कांस्टेंट वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। हमें केवल क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि जो पहला आयतन था और जो अब आयतन आएगा उसमें कितने % की कमी होगी या वृद्धि होगी। तो पाई का कोई मतलब नहीं रह गया। तो क्या होगा, इसमें 2 बार r होगा, त्रिज्या होगी यानी कि रेडियस होगी, और 1 बार h होगा यानी कि हाइट होगी। तो क्या किया उसने, रेडियस में 20% की वृद्धि कर दी। तो 20% कितना हो गया, 1/5। तो 5 का उसने क्या किया, त्रिज्या को 5 थी पहले, 5 का 20% 1 हो गया। तो 5 और 1 6। पहले अगर 5 थी कितनी हो गई, 6। तो रेडियस यहाँ भी क्या हो जाएगी, पहले अगर 5 थी तो कितनी हो गई, 6। अब बात करते हैं हाइट की। तो हाइट कितना हुआ, 25% की कमी कर दी यानी कि 1/4। यानी कि पहले अगर 4 थी तो 4 का 25% 1 हो गया, 4 में से 1 गया 3। तो यानी कि पहले 4 थी तो कितना रहेगा, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 25 चौका 100। और ये कितना हो गया, 6 × 36 दिया 108। यानी कितने की कमी हुई, 8 यूनिट। 8 यूनिट की क्या हुई, वृद्धि हो गई। तो 8 यूनिट की वृद्धि किस पे हुई, 100 पे। तो क्या होगा, 8/100। और अगर किसी संख्या के अपॉन में 100 है, यानी कि कोई भी अगर फ्रैक्शन है उसके अपॉन में 100 है, तो उसकी परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा, जो वैल्यू ऊपर होगी वही उसका क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। यानी कि 8/100 × 100 से 100 जाएगा, कितना आएगा, 8%। ये हमारा आंसर। फिर देख लीजिए क्या कहा उसने हमें कि वॉल्यूम में कितने % की कमी या वृद्धि होगी। तो वॉल्यूम कितना है, πr²h। तो अभी पता पाई कांस्टेंट है, तो पाई से कोई मतलब नहीं रह गया हमारा। हमारा मतलब किससे, r²h से, यानी कि r और h से। तो r कितना है, 2 बार है, r हो गया, ये r हो गया, ये h हो गया। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई, तो ये 5 की 6 हो गई। ये दोबारा क्या हुआ, 5 का 6 हो गया। और h क्या हो गया, 25% की कमी, यानी कि 4 था 3 हो गया h। अब इनकी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो कितना आया, 100। तो इनकी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो कितना आया, 108। तो कितने यूनिट की वृद्धि हो गई, 8 यूनिट की वृद्धि हो गई। तो 8 यूनिट की वृद्धि हो गई, तो 8/100 यानी कि 8 × 8/100 × 100 यानी कि 8%।
1% की 8% की क्या होगी, वृद्धि होगी। देखिए बच्चों, मैं जो है देख भी रहे होंगे मुझे पसीना आ रहा है, गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पंखा चलाता हूँ तो उसकी जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो उसकी आवाज़ ज़्यादा आपको ना आए, डिस्टर्ब ना करे, तो इसलिए मैं आपको पंखा बंद करके वीडियो बना रहा हूँ। और इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग केवल देखते हैं और देख के लाइक करके छोड़ देते हैं। आप वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, पर वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो की शुरुआत में कुछ पता नहीं चलता है आपको कि आपने पहला क्वेश्चन देखा और निकल गया। शुरुआत में कोई, जब मैं बीच में आता हूँ तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, अभी बेसिक चल रहा है बिल्कुल हमारा। और जिसने भी ये नहीं देखी है, जिसने भी ये चीज़ जानकारी है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, वो जाए और डिस्क्रिप्शन में जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है पार्ट 1 का, और पार्ट 1 जाके देखे ताकि ये चीज़ें उन्हें आराम से समझ में आ सके। ठीक है, देखिए अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में परिवर्तन प्रतिशत है। तो क्या किया उन्होंने, कोई व्यक्ति था, उसके वेतन में पहले तो 20% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी, और फिर 20% की कमी कर दी। यानी कि पहले अगर उसका वेतन 5 रुपए था तो उसमें वृद्धि कर दी 20% की, 5 का 20% 1 हो गया, तो 5 और 1 6 रुपए वो कर दिया। फिर दोबारा क्या किया, दोबारा क्या 20% की कमी कर दी, तो यानी कि 5 रुपए अगर था तो 20% की कमी कर दी, तो 5 में से क्या 4 रुपए कर दी। तो टोटल वेतन पहले अगर 5 बजे 25 था, तो अब 6 चौक 24 हो गया। कितने की कमी है, कमी कितने की आई, 1 यूनिट की। अब ये 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, अब ये 1 यूनिट क्या होगा कि 1 यूनिट की कमी कितने पाई, 25 पे, तो 1/25 यानी कि 4%, तो 4% की क्या आ जाएगी, कमी। ये तो हो गया बेसिक। अब देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी 2% एक से पहले वृद्धि की जाए फिर घटा दिया जाए, या पहले घटा दिया जाए फिर बढ़ा दिया जाए, मतलब दोनों सेम परसेंटेज की पहले वृद्धि की जाए फिर कमी की जाए, या पहले कमी की जाए फिर वृद्धि की जाए, तो हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा, वो हमारा आंसर आएगा घटा हुआ, यानी कि कम होके। और कितना कम होके आएगा उसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, जो दोनों परसेंटेज है उन्हें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 20 इंटू 20, और अपॉन से क्या कर देंगे 100, तो कितना आ जाएगा 4%, तो 4% की क्या आ जाएगी, कमी। 4% की क्या आ जाएगी हमारी, कमी। यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा। ये देख लीजिए, फिर जब भी ऐसा सवाल आएगा, ये तो हो गया, इससे अलग कोई क्वेश्चन देख लीजिए। मान लो वो कहता है कि पहले 20% की कमी कर दी और फिर 16 से ही 2/3% की वृद्धि कर दी, तो कमी या वृद्धि जो भी होगा परिवर्तन बताइए। तो क्या करेंगे, 20% की कमी कर दी तो 20% कितना हो जाएगा हमारा 1/5, और 16 से 2/3% कितना हो जाएगा 1/6, तो 1/5 है, तो 5 था पहले, कमी हो गई, तो कितना हो जाएगा 5 का 4 कर दिया। फिर क्या किया, वृद्धि कर दी, यानी कि 6 था तो 16 से 2/3% की वृद्धि कर दी, तो 6 का 16 से 2/3% कितना हो गया 1, तो यानी कि पहले अगर 6 था तो अब 7 हो, तो ये कितना हो जाएगा 6×5 30, और ये कितना हो जाएगा 7 से 28, तो कितना हो गया 2 यूनिट की कमी हो गई। और जब 2 यूनिट की कमी हो गई कितने में हुई 30 पे, तो 2/30, तो ये हो जाएगा 1/15, और 1/15 मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1/15 होता है 6 से ही 2/3%। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है भाई।
उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आया होगा। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए बच्चों, अभी मैंने जो क्वेश्चन आपको करवाया इससे पहला, अब देखते हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। क्या कहा उसने, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई और बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य है। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी सेम परसेंटेज की पहले वृद्धि की जाए और फिर कमी की जाए तो हमेशा क्या होगी, कमी होगी। और कितनी कमी होगी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और अपॉन में 100। तो कितना आ गया, 4% की कमी होगी उसके मूल्य में। और जब 4% की कमी होगी तो 4% हमारा किसके इक्वल होता है, 1/25। यानी कि पहले अगर मूल्य 25 रुपए था तो अब उसमें कितनी कमी हो गई, 1 की कमी हो गई, तो अब कितना रह गया, 24 रुपए। और पहले एक्चुअल मूल्य हमारा था कितना, 75 रुपए। तो 25 थी 75, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 3 गुना है, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना 24। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसका बेसिक। बेसिक कैसे होगा, जो मैंने आपको कराया था कि क्या हो रहा है कि 20% की वृद्धि और कमी हो रही है। यानी कि पहले अगर 5 था तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। फिर दूसरी बार अगर 5 था तो कितना हो गया, 4 हो गया। 5 बजे 25 और 6 चौक 24। तो ये हो गया हमारा पहले मूल्य और ये हो गया वर्तमान। तो पहले कितना हो गया, 25, तो 75, 25 थी 75, 24 इंटू 3 72। तो ये जब इसका 3 गुना है तो ये भी कितना होगा, 3 गुना। तो आंसर कितना आ गया हमारे, 72 रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट्स में बताना, मैं फिर समझा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल जो है वो बढ़ाते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वह 6 महीने में एक मोटरसाइकिल खरीद सके। तो ज्ञात करें कि उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उस मोटरसाइकिल को 4 महीने में खरीद सके। तो क्या करेंगे हम, पहले 6 महीने में खरीदता था, अब 4 महीने में खरीदता है। तो हमने क्या मान लिया, हम क्या करेंगे, 2 मेथड ऐसे करने के, एक बेसिक मेथड है और एक मेथड ये है, ये आसान है। तो क्या करेंगे हम, पहले 6 महीने में खरीदता था, अब 4 महीने में खरीदता। तो हम एक वैल्यू मान लेंगे उस मोटरसाइकिल की, एक प्राइस मान लेंगे अपनी तरफ से। और कैसा प्राइस मानेंगे, जो इनसे आराम से कट जाए ताकि हमें फ्रैक्शन करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम मान लो या जो भी संख्या इनसे कटती है जो दिमाग में आ जाए आपके। जैसे क्या है कि 12 इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 12 रुपए की अगर मोटरसाइकिल थी और वो 6 महीने में खरीद लेता है तो 6 दूनी 12, तो हर महीने कितने रुपए बचाता है, 2 रुपए। अब यहाँ क्या है, 4 महीने में खरीद लेता है 12 रुपए की मोटरसाइकिल, तो 4 तिया 12, हर महीने कितने बचाता है, 3 रुपए। तो पहले वो बचाता था 2 रुपए, अब बचाता है 3 रुपए। तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी। 1 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी उसकी बचत में, और 1 यूनिट की वृद्धि किस में होगी, 2 में। तो 1/2 = 50%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप 24 भी मान सकते हैं। देख लीजिए, अगर हम 24 मान लेंगे तो पहले कितने की बचत करेगा, 6 चौक 24, और यहाँ करेगा 4 छिक्का 24। यानी कि आपको ऐसी संख्या माननी है जो इससे आसानी से कट जाए।
जो भी आपके दिमाग में आ जाए। तो कितना हो जाएगा, पहले 4 की बचत करता था, अब 6 की, तो कितना हो जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, अब 2 यूनिट हो जाएगा तो 2 यूनिट में क्या करेंगे, कितने में वृद्धि हुई 2 यूनिट की, 4 पे, 2/4 यानी कि 1/2, और 1/2 किसके इक्वल होता है 50% के। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो हमारा हो गया इसका बेसिक, जैसे हम करेंगे। और अब हम देखते हैं कि इसका बेसिक तरीका क्या है जिससे हम इसे और कर सकते हैं। दूसरा मेथड इसका क्या है, मान लिया कि वो हर महीने P रुपए बचाता है और अगले महीने हर महीने Q रुपए, बाद में उसने Q रुपए बचाने शुरू। पहले क्या करता था, P रुपए बचाता था, फिर उसने Q रुपए बचाने शुरू किए। तो पहले कितने महीने में खरीदा था मोटरसाइकिल, 6 महीने में। तो मोटरसाइकिल का प्राइस क्या हो गया 6 × P। और अब कितने महीने में खरीद लेता है, 4 महीने में। तो मोटरसाइकिल का प्राइस कितना हो गया 4 × Q। अब मोटरसाइकिल का प्राइस तो सेम ही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो P/Q इक्वल हो जाएगा 4/6 यानी कि 2/3। यानी कि P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो कितने यूनिट की वृद्धि कर दी उसने अपनी बचत में, 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट की वृद्धि किस पे की, 2 पे। तो 1/2 इक्वल टू किसके हो जाएगा 50% के। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संजीव अपनी आय का 75% व्यय करता है। उसकी आय 20% बढ़ गई तथा उसने अपने व्यय में 10% की वृद्धि कर ली, तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि हुई। ठीक है, तो क्या दिया हमें, उसने 75% दिया, और 75% को हम क्या लिख सकते हैं 3/4। दूसरा फ्रैक्शन उसने हमें दिया 20%, तो उसे हम लिख सकते हैं 1/5। और तीसरा फ्रैक्शन उसने हमें दिया 10%, और उसे हम क्या लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, जिसने नहीं देखी वो जाकर देख लेना। मैंने उसमें बताया था, क्या बताया था कि जब भी हमें तो एक से अधिक फ्रैक्शन दें तो हमें कोई वैल्यू अज्यूम करनी है, कोई वैल्यू माननी है, तो हम क्या करेंगे कि जो ये फ्रैक्शंस हैं इनके जो डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम वो वैल्यू मानेंगे। तो हमें क्या माननी है, उसकी आय माननी है कि उसकी आय माना इतनी है। तो कितनी है उसकी आय, हमने क्या मान लिया कि 4, 5 और 10 इनका एलसीएम क्या आ गया 20। तो हमने मान लिया कि उसकी जो आय है वो 20 रुपए है। तो और उसका जो व्यय है तो वो कितना हो जाएगा, व्यय आय 20 रुपए है और व्यय कितना है 75%। तो 20 का 3/4 कितना होगा 15, यानी कि 15 रुपए उसका खर्च है। तो बचत कितनी हो जाएगी उसकी, बचत हो जाएगी 5 रुपए। ठीक है भाई, अब उसने क्या कहा अगली लाइन में कि उसकी आय 20% बढ़ गई। तो जब आय उसकी 20% बढ़ गई तो 20 का 20% जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 से इंटू 1/5। तो 5 और 20 कितना आएगा 4 रुपए। तो 4 रुपए उसकी आय क्या हुआ, बढ़ गई। तो यानी कि पहले अगर 20 थी तो अब कितनी हो गई 24। देखिए निकाल लेना, 20 इंटू 1/5, 5 और 20, तो यह आ जाएगा 4 रुपए। यानी कि 4 रुपए उसकी आय बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई 24। अब ये हो गया व्यय। व्यय में क्या हुआ कि व्यय में 10% की वृद्धि हो गई, व्यय में भी। अब व्यय में 10% की वृद्धि हो गई तो व्यय कितना था 15 रुपए। 15 का 10% आप निकालोगे तो 1/10 कितना आया 1.5 यानी कि 1.5 रुपया। तो जब 15 में 1.5 रुपया जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16.5। अब 16.5 हो गया तो आय अगर 24 रुपए हो गई और व्यय 16.5 हो गया तो बचत कितनी हो जाएगी 7.5 में से घट जाएगा 7.5। तो पहले बचत थी 5 रुपए, अब होगी 7.5। तो कितने यूनिट 2.5 यूनिट की क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो 2.5 यूनिट की वृद्धि हो गई और कितने में हुई ये वृद्धि 5 रुपए।
तो कितना हो गया 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है 50%। ये हो गया हमारा। ठीक है भाई, एक बार फिर देख लीजिए, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जिसमें एक से अधिक फ्रैक्शन देंगे और हमें कोई वैल्यू अज्यूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो इनके डिनोमिनेटर हैं, जो इनके हर हैं, उनका हरों का एलसीएम ले लेंगे। तो हरों का एलसीएम लिया कितना है 20, तो आय हमने अपनी कितनी मान ली 20। ठीक है, तो आय जब 20 मान ली तो व्यय कितना हो गया 75%, यानी कि 3/4 यानी कि 15 रुपए। तो बचत कितनी हो गई 5। अब चले आगे, तो आय में हो गई 20% की वृद्धि। अब जब आय में 20% की वृद्धि हो गई तो आय कितनी होगी 20 × 1/5 यानी कि 4 रुपए की वृद्धि हो गई, तो आय हो गई 20 और 4 24। और व्यय में क्या हो 10% की वृद्धि, तो व्यय अगर 15 रुपए था तो 15 का 10% निकाला 1.5 रुपए आया, तो ये कितने हो गए 16.5 रुपए। तो कितनी बची 7.5 रुपए बचत बची। तो बचत में कितने की वृद्धि होगी 2.5 यूनिट की, तो 2.5 2.5/5 ये हो गया 1/2 इक्वल टू 50%। ये हमारा आंसर। तो क्या क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। कुल खर्च में कितने % की कमी या वृद्धि है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, 16.2/3% की क्या हो जाता है, चीनी का दाम बढ़ जाता है, और 20% क्या हो जाता है, उसकी खपत कम कर देते हैं वो लोग, ताकि जो है खर्चा जो है कुल खर्च जो वो मेंटेन हो जाए। तो 16.2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था 1/6, और 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। तो ये हो गया हमारा मूल्य चीनी का, और ये क्या हो गया खपत, और ये हो गया कुल खर्च। तो चीनी का जो मूल्य है वो क्या होता है 16.2/3% बढ़ जाता है, यानी कि अगर चीनी का मूल्य 6 रुपए पर केजी था तो अब क्या हो जाता है 16.2/3% बढ़ जाता है, यानी कि 1 रुपया बढ़ जाता है, कितना हो जाता है 7 रुपए पर केजी। ठीक है, जब चीनी का दाम बढ़ जाता है तो वो परिवार क्या करता है कि अपनी खपत में कमी कर देता है, ताकि जो है उनका खर्चा जो है वो एक तरीके से मेंटेन कर सके। तो क्या होता है कि 20% की वो कमी कर देते हैं खपत में, यानी खपत अगर पहले 5 थी, यानी कि पहले अगर वो 5 किलो चीनी खर्च करते थे, तो अब क्या करते हैं 20% की कमी कर दी, 5 में से गया 4 केजी, यानी कि अब जो चीनी की खपत है वो कितनी है 4 किलो है। तो 6 रुपए किलो चीनी थी, तो 5 किलो खर्च था, तो कितना हो गया कुल खर्च हो गया 30 रुपए। ठीक है, अब 7 रुपए किलो चीनी का भाव हो गया, तो खपत कितनी कर दी 4 किलो, तो 7 चौक 28, तो अब कितना हो गया 28 रुपए। तो कितना हो गया 2 रुपए, यानी कि 2 यूनिट। तो 2 रुपए का खर्चा क्या हो गया कम हो गया, कितने पे 30 पे, तो कितना हो गया 2/30। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/15, यानी कि 6 सही 2/3%। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। इतने रुपए की कुल खर्च में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। दोबारा देख लीजिए कि 16.2/3% की क्या कर देता है वो चीनी के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है चीनी का मूल्य। चीनी का मूल्य अगर पहले 6 रुपए किलो था तो अब कितना हो गया 7 रुपए किलो। खपत क्या हो जाता है, खपत में हो जाती है 20% की कमी। तो खपत अगर पहले 5 किलो थी तो अब कितनी हो गई 4 किलो। तो टोटल हो गया, टोटल खर्चा कितना हो गया, पहले था 6 पंजे 30 रुपए और अब कितना हो गया 7 चौक 28 रुपए। तो 2 रुपए कितना हो गया कम हो गया। तो 2 बटे कितने पे कम हुआ 30 पे, तो 1/15 6 से 2/3 ये आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इतनी गर्मी के बावजूद मैंने आपके लिए एक क्लास ये चैप्टर तैयार किया है और बड़ी मेहनत की है कि आपको समझ में आ सके। तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ताकि सभी लोग देख सकें।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी कल दूसरी पार्ट 3 लेकर आएंगे, इसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।